हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो आप लोगों की डिमांड पे आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि हमें कैलेंडर पढ़ना है, कैलेंडर के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। सो आपकी डिमांड पे आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। सो बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पॉइंट टू पॉइंट देखते चलना। क्या पता कौन सी जगह पे मैं क्या बता दूं आपको जिससे कि आपका कुछ मिस हो जाए। सो हर पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज स्किप ना करें और मिस ना करें चीजों को, ठीक है। सो चलिए, हम सबसे पहले जब कैलेंडर बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है डेट्स, वीक, मंथ, ईयर। क्या क्या हमारे माइंड में आ सकता आता है जब देखो हमारे माइंड में आता है कि डेट, कौन सा वीक चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, या फिर कौन सा डे है आज। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे दिमाग में, जब हम कैलेंडर बोलते हैं तो ये हमारे माइंड में आती ही आती हैं। तो जब हम एक कैलेंडर को देखते हैं तो डेट्स हमारी 1 से लेके 31 तक जाती है। किसी महीने में 28 है, फिर जैसे कि फरवरी में 28 होती है, कभी कभी 29 होती है, 30 और 31 हमारा नॉर्मल रहता है। तो 31 के जो महीने होते हैं हमारे 7 होते ही है, हमको पता ही है, ठीक है। वीक्स की अगर हम बात करें तो 52 डेज मतलब 52 वीक्स होते हैं हमारे, 52 वीक्स होते हैं। डेट्स की बात करें तो 28 भी होती है, 29 भी होती है, 30 भी होती है और 31 भी होती है। मंथ की बात करें हमारे 12 महीने होते हैं, आपको पता ही होगा, जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक। ईयर की बात करें तो ईयर जो है अभी हमारा रिसेंट जो ईयर चल रहा है वो 2023 चल रहा है, सो हम इसे ईयर कहते हैं। एंड लास्ट में जो है हमारा डे, तो डे कितने होते हैं हमारे 7, जो कि आपको पता होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें कैलेंडर की, तो जो हम कैलेंडर यूज करते हैं एक्चुअल में वो कैलेंडर कौन सा है, क्योंकि अभी हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं हमें उसका तो पता हो कम से कम कि हम कौन सा कैलेंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं हाल फिलहाल में, सो उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। उस कैलेंडर का क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। सो इस कैलेंडर का आप नाम याद रखिएगा कि जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। चलिए, अब इसमें एक बात और है सीखने की और समझने की कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले भी कुछ ना कुछ तो यूज होता होगा, डायरेक्टली ग्रेगोरियन कैलेंडर तो आया नहीं होगा। सो ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जो कैलेंडर्स थे वो बहुत काफी थे, यूज भी हुए, बट क्या हुआ, कहीं ना कहीं जाके वो फेल हो गए, तो इसलिए वो यूज नहीं हो पाए रेगुलर। सो ग्रेगोरियन कैलेंडर, इससे आप एक चीज और समझिए कि इसके जो पहले का टाइम था उसे हम बीसी बोल देते हैं और इसको एडी बोल देते हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, या फिर आप कह सकते हो ईसा मसीह के युग से पहले। सो आप इसको यूज करते हो बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के युग से पहले का युग, और इसको क्या बोलते हैं आप? एना डोमिनी, इसको आप बोलते हो एना डोमिनी। तो बीसी का मतलब है कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के युग से पहले, जब उनका जन्म नहीं हुआ था तो उसको बीसी बोल दिया गया, और उनका जन्म जहां से शुरू हुआ उसी को उन्होंने क्या कहा कि एडी से शुरू हो गई। आज से जब से मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी दिन से उन्होंने कहा कि एडी शुरू हो गया। मतलब कुल मिला के सीधा सीधा कहना यह है कि उन्होंने डिवाइड कर दिया ये ईसा मसीह से जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। सो दो पार्टीशन कर दिए उन्होंने, तो ये था इसका बीसी और एक एडी, तो बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी। इनकी डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। अब इस कैलेंडर में जो सबसे पहली डेट थी, वो क्या थी? 1-1-0-0-1। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली डेट क्या थी? सो 1-1-0-0-1। डे कौन सा था? मंडे। और वीक का स्टार्टिंग कैसे हुई होगी? सो वो भी हमारी कहां से हुई? मंडे से। सो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में सबसे पहली डेट क्या थी, सबसे पहला डे कौन सा था, और जो वीक था वो कहां से शुरू हुआ था? तो वीक जो है वो मंडे से शुरू हुआ था, पहला डे भी मंडे था, और डेट आपको मैंने लिख के दे दी है 1-1-0-0
1, इसको 0001 ही बोलना, 111 मत बोलना, ठीक है। सो ये थोड़ी सी हिस्ट्री आपकी ग्रेगोरियन कैलेंडर की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारे लिए सीखने के लिए, बस यही पूछा जा सकता है इसलिए ये बता दिया मैंने आपको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम थोड़ी वीक की। वीक अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, कमेंट करके बताना। एक वीक में कितने डे होते हैं हमारे? 7 डेज। एक वीक में 7 डेज होते हैं। चलिए अगर मैं आपसे उल्टा बोल दूं इस चीज को कि 7 डेज में कितने वीक होते हैं, तो आप बोल देंगे 1 वीक। अगर मैं यहां पे बोल दूं आपसे 14 डेज में कितने वीक होते हैं, तो आप बोल देंगे 2 वीक्स। ठीक है, आपको पता चल गया कि 7 का जो दिन होते हैं उन्हें एक वीक कहते हैं। सो यहीं पे अगर मैं आपसे कह दूं कि 18 दिन को हम क्या बोलेंगे, 18 डेज को हम कितने वीक बोलेंगे, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे कि हाँ ये तो यही होगा, 2 वीक्स प्लस 4 डेज। सिंपल, क्योंकि 2 वीक 14 दिन हो गए और बाकी के बचे हुए 4 दिन क्या हो गए हमारे, एक्स्ट्रा हो गए। तो यहां पे अगर मैं एक्स्ट्रा डेज की बात करूं तो यहां पे एक्स्ट्रा डेज कितने थे, 0, यहां पर 0। तो बड़े ध्यान से समझना इस चीज को कि ये वाले जो डेज हैं ये एक्स्ट्रा डेज हैं वीक के, ये क्या है, एक्स्ट्रा डेज है वीक के। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं हम इन्हीं डेज को बोल देते हैं ऑड डेज। हम इन्हें क्या बोल देते हैं, ऑड डेज। ऑड डेज से आप क्या समझ पाए अभी तक, जो मैं बता रहा हूं कि ऑड डेज का मतलब ये होता है कि जब आप 7 से डिवाइड करते हो उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम क्या कह देते हैं, ऑड डेज। ऑड डेज को याद रखना बहुत जरूरी है, पूरा पूरा कैलेंडर जो है हमारा ऑड डेज के ऊपर गेम चलेगा। ठीक है, सो आप ऑड डेज निकालना सबसे पहले समझ लीजिए कि जो भी आपको गिवन है, डेज जितने भी गिवन है आप डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है आपका, जो आपका वहां से रिमाइंडर बचता है उसे हम कहते हैं ऑड डेज। हम निकालना सीखते हैं, एक बार समझना। चलिए निकालना क्या, आप निकालिए एक बार, आप निकालिए 48 डेज। इसमें कितने ऑड डेज होंगे एक बार निकालिए और फिर देखिए। सो देखिए जब हम इसका ऑड डेज को निकालते हैं तो हम 48 से इसको 48 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 48 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 6 से जाएगा ये, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 6। तो ये जो रिमाइंडर बचता है इसी को हम बोलते हैं ऑड डेज। सो इसी को हम बोलते हैं ऑड डेज। तो इस चीज को ध्यान रखना कि ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे 48 का मैंने कहा कि 6 ऑड डेज आ गए हैं, तो चलिए आप निकाल लीजिए कुछ डेज का। 92, 45, 162। सो इनके आप ऑड डेज निकालिए एक बार और आपको पता चलेगा कि ऑड डेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो मैं भी निकाल देता हूं इनके ऑड डेज, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर देखिए हम 92 का ऑड डेज निकालेंगे तो 92 के ऑड डेज कितने आएंगे, 1, क्योंकि 13 7 91। तो 7 से मैंने जब डिवाइड किया तो 91 टाइम्स हो गया, बस एक बचा, तो इसमें ऑड डेज कितने आए, 1। तो 45 की बात करेंगे तो 3, क्योंकि 3 से 7 से डिवाइड करूंगा तो 6 टाइम्स वो पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा मेरा, 3। तो ऑड डेज कितने आ गए, 3। इसको करूंगा अगर मैं डिवाइड तो कितना आएगा, 1, 7 2 14, फिर 2 बचेगा, 7 3 तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें कितने डेज आ जाएंगे, 1। सो ये आपके ऑड डेज आ गए इनमें। ठीक है, सो ऑड डेज निकालना प्लीज आप अच्छे से सीख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि ऑड डेज कैसे निकलते हैं, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपके ऑड डेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑड डेज का कंसेप्ट सीख लिया है डेज के अंदर। अब ऑड डेज का कंसेप्ट जो है हम मंथ के अंदर देखते हैं। चलिए अगर सपोज कीजिए मंथ में कितने 28, 29, 30, 31 हर टाइप के डेज होते हैं। तो सपोज कीजिए अगर 28 दिन है, अगर 28 दिन है किसी महीने में, तो उस महीने के ऑड डेज कितने होंगे, 0, क्योंकि अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो फुल्ली डिवाइडेड हो जाएगा वो 4 से, तो ऑड डेज कितने बचेंगे, 0। अगर महीने में 29 डेज है
मैं 7 से डिवाइड करूंगा और फिर उसके ऑड डेज कितने बचेंगे, 1, राइट। 30 का है अगर महीना तो 2 ऑड डेज होंगे, और 31 का है तो 3 ऑड डेज होंगे। तो ये सारे के सारे मंथ्स के ऑड डेज होंगे, मंथ्स के ऑड डेज होंगे। 7 से आप डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा आपका वो क्या कहलाएगा, ऑड डे। सो आप डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं। अगर 28 का कोई महीना है तो उसके अंदर आपको डायरेक्टली पता होगा कि 0 ऑड डेज होते हैं। 29 का है तो 1 ऑड डे होता है, 30 के हैं तो 2 ऑड डेज होते हैं, और 31 का है तो 3 ऑड डेज होते हैं। तो आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि इतने दिन है इस महीने में, सो इसके जो ऑड डेज हैं वो इतने होंगे। क्लियर? चलिए अब महीने की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं ईयर पे। ईयर में ऑड डेज कैसे होते हैं। सो जब ईयर की बात आती है तो ईयर जो है वो 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है नॉर्मल ईयर, और एक होता है हमारा लीप ईयर। ठीक है। सो जब नॉर्मल ईयर की बात करते हैं आप तो 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर की बात करते हैं तो 366 डेज होते हैं। सो आप इन्हें 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा आपका वो आपका क्या कहलाएगा, ऑड डे कहलाएगा। सो नॉर्मल ईयर में क्या होता है आपका, 1 ऑड डे होता है। आप डिवाइड करके देखिए 365 को 7 से, साथ में कर लेते हैं ये। सो 5 ये 35 हो गया, 1 का बचा 15, 7 to 40। सो ये 1 ऑड डे यहाँ पे बचा, और आपका एक नॉर्मल ईयर जब होगा 365 दिन वाला तो उसमें कितने ऑड डेज होंगे, सिर्फ 1। और अगर यहाँ पर 1 आया है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे हमारे, 2 ऑड डेज आ जाएंगे। क्लियर? सो जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें 365 डेज होंगे और एक ऑड डे होगा, और जब लीप ईयर की बात होगी तो 366 और 2 ऑड डेज होंगे। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि नॉर्मल ईयर में 1 ही ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि हम लीप ईयर कैसे फाइंड करें, कि लीप ईयर कौन सा ईयर लीप ईयर है या कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। सो उसके लिए देखो एक सबसे इजी तरीका है आपका कि लीप ईयर है या नहीं है, आपको कैसे पता करना है। चलिए लीप ईयर का सबसे इजी तरीका देखिए, कुछ 2 तरीके के लीप ईयर होते हैं। एक तो सेंचुरी जब चेंज होती है तो वो वाले लीप ईयर होते हैं, और एक लीप ईयर आपके हर 4 साल बाद आते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका 2004 है, 2012 है। ठीक है, एक साइड में लिख देता हूं 1941 है और 1989 है। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2004 या 2012 को, तो ये प्रॉपरली कंप्लीटली डिविजिबल होगा 4 से। सो जो वर्ड या जो वैल्यू हमारी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है वो हमारी लीप ईयर में जाती है। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे सो ये क्या होगा, डिविजिबल है प्रॉपरली। बट अगर आप इसे करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ेगी। सो जो रिमाइंडर छोड़ रहा है 4 के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद, सो वो आपका लीप ईयर नहीं होगा, और ये जो दोनों है ये आपके लीप ईयर होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना कि मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या होगा, हमारा लीप ईयर नहीं होगा, और ये वाले जो है लीप ईयर हमारे होंगे। ठीक है, ये तो हुआ आपका बेसिक लीप ईयर का। अब देखो सेंचुरी में भी लीप ईयर का चेंज होता है, उसको समझना। जैसे इसमें 4 से डिवाइड करने पर आपको मिल रहा था लीप ईयर, जैसे यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पर आपको मिल रहा है लीप ईयर, कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही जब सेंचुरी चेंज होती है, मतलब मल्टीपल ऑफ 100 आता है, जब लास्ट में डबल जीरो हो रहे होते हैं, जैसे आप मान लो 1900, 2000, 2100, 2200, यहाँ 1800। तो जो लास्ट में तो 2 जीरो आ रहे होते हैं, ये सेंचुरी चेंज हो रही होती है जब, जो मल्टीपल ऑफ 100 होते हैं। इसमें हमें लीप ईयर कैसे फाइंड करना है, क्योंकि सारे जो मल्टीपल ऑफ 100 होते हैं वो लीप ईयर नहीं होते हैं। सो वहां पे हमने क्या किया था कि 4 से डिवाइड करके देखा था कि अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो ठीक है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। तो जब भी ये सेंचुरी वाली बात आएगी, जब भी डबल जीरो लास्ट में होगा या मल्टीपल ऑफ 100 होगा, सो आप डिवाइडेड बाय 400 करके देखेंगे, डिवाइडेड बाय 400 करेंगे, और उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि कितने मतलब कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर होगा।
तो अगर मैं 800 को 400 से डिवाइड करूं, 1800 को 400 से डिवाइड करूं, तो क्या ये डिविजिबल होगा कंप्लीटली? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ देगा या पॉइंटों में आएगा, तो ये जो होगा हमारा लीप ईयर नहीं होगा। अगर मैं 1900 को करूं तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये भी क्या होगा? लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन हाँ, 2000 को अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए आप करके देख लीजिए कि अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे और ये 5, सो कंप्लीटली डिविजिबल है। सो जो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो लीप ईयर होगा आपका, और जो बाकी बचे हुए हैं ये लीप ईयर आपके नहीं होंगे। सो आप ये कह सकते हैं कि जब नॉर्मल बात चल रही होती है कैलेंडर के अंदर तो 4 साल बाद लीप ईयर आता है, लेकिन जब सेंचुरी की बात आती है तो 400 साल बाद लीप ईयर आता है। देखिए अगर यहां से 2000 के बाद में जाऊं तो ना 2100 डिविजिबल है, ना 2200 डिविजिबल है, ना 2300 डिविजिबल होगा, लेकिन हाँ 2400 जैसे ही आएगा वो डिविजिबल हो जाएगा 400 से, कि 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये 6। सो मतलब जब सेंचुरी चेंजेस की बात आएगी तो 400 साल बाद एक बार लीप ईयर आता है। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना कि नॉर्मल में 4 से डिवाइड करना है और जब सेंचुरी की बात आएगी तो 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा थोड़ा सा नॉर्मल बेसिक हो गया है, सो प्लीज इनको ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ऑड डेज निकालना, सबसे पहला ऑड डेज निकालना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कितने ऑड डेज हैं, और फिर ये आपको लीप ईयर का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक आपसे छोटा सा एक सवाल पूछता हूँ, आपके लिए होमवर्क भी है और आप इसको जवाब देना मुझे कमेंट बॉक्स में, कि 2 लीप ईयर्स के बीच में मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है। मैक्सिमम टाइम मतलब कितने ईयर्स हो सकते हैं 2 लीप ईयर्स के बीच में मैक्सिमम। तो इसका आंसर आप कमेंट में करके बताना, और जब तक हम आगे चलते हैं। चलिए हाँ, अब देखिए एक बात समझिए, नॉर्मल ईयर जो होते हैं हमारे, आपको बहुत काम आने वाली है ये बात, कि जो नॉर्मल ईयर होता है हमारा, जिस डे से शुरू होता है उसी डे पर खत्म भी होता है। सपोज स्टार्ट कब से हुआ? मंडे से। सपोज करो 1 जनवरी को मंडे था किसी भी नॉर्मल ईयर में। अगर मंडे था तो वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अगर वीक में 7 दिन होते हैं तो मंडे से शुरू होगा तो वीक कहां पे खत्म हो जाएगा? संडे पर। ऑब्वियस है, 7 दिन होते हैं तो संडे पर जो वीक है हमारा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पहला वीक हुआ। फिर दूसरा वीक कहां से शुरू होगा? आपका मंडे से ही शुरू होगा, और वो भी कहां जाके खत्म हो जाएगा? संडे पे। ऐसे ही 52 जो वीक होंगे वो संडे पे जाके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो आपके जो वीक्स हैं वो कितने खत्म हो गए? संडे पे जाके सारे खत्म हो गए। लेकिन अभी एक दिन और बचता है। आपने यहाँ पे निकाला था ना नॉर्मल ईयर, जब हमने किया था 365 से डिवाइड 7 से, सो कितना आया था? ये हमारा यहाँ पर एक रिमाइंडर बचा था ना, तो 52 वीक्स तो ये यहाँ पे संडे को खत्म हो गए, लेकिन ये जो एक रिमाइंडर बचा था ये भी तो बढ़ेगा, हाँ या ना? सो जब हम इस एक को लिखेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा? मंडे। सो ये कहां पहुंच जाएगा आपका? मंडे। मतलब जहां से शुरू हुई थी बात उसी डे पे आके खत्म हो जाएगी। तो मतलब क्या है, नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को जो होगा वही 31 दिसंबर को भी होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये सिर्फ नॉर्मल ईयर के लिए है। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में जैसे मंडे से शुरू हुआ है अगर ईयर, तो मंडे पे ही खत्म भी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी लीप ईयर की। यहां पर चलिए लीप ईयर की बात करते हैं। ठीक है, लीप चलो सपोज कर लेते हैं मंडे से ही शुरू हुआ था, संडे। ठीक है, सो ऐसे ही करते करते 52 वीक्स जो है वो खत्म हो गए। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, हमारे पास 2 और डेज होते हैं। 2 और डेज होते हैं मतलब अब जो लास्ट का जो 30 दिसंबर है और जो 31 दिसंबर है, ये 2 दिन बचेंगे हमारे पास 52 वीक्स होने के बाद। तो 30 दिसंबर क्या होगा? मंडे हो जाएगा। 30 दिसंबर क्या हो जाएगा? वो मंडे हो जाएगा। और 31 दिसंबर जो होगा वो ट्यूसडे हो जाएगा। तो 31 को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। और अगर वो ट्यूसडे हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि लीप ईयर में जिस डे से शुरू हुई थी बात
उससे +1 पे खत्म होगी बात। मतलब अगर मंडे से शुरू हुई है लीप ईयर में बात, 1 जनवरी को अगर मंडे था लीप ईयर में, तो लास्ट डे क्या होगा? ट्यूसडे। और अगर वेडनेसडे से शुरू हुई है सपोज कर लो, तो लास्ट डे क्या होगा? थर्सडे। सो इस चीज का ध्यान रखना कि नॉर्मल ईयर होगा तो जिस डेट से शुरू हो, मतलब जिस डे से शुरू होगा, अगर 1 जनवरी को वहां पर मंडे है तो लास्ट वाला जो डे होगा 31 दिसंबर वो भी मंडे होगा। लेकिन लीप ईयर में क्या होगा? अगर मंडे से शुरू हुआ है तो ट्यूसडे पे खत्म होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आपको सपोज कीजिए कि इस डे को या इस डेट को ये वाला डे है। सो इस कभी पर्टिकुलर डेट दे देगा आपको और उसमें पूछेगा कि उस तारीख को कौन सा डे होगा। सो सपोज कीजिए आपका 10 फरवरी 2012 को ट्यूसडे था। सपोज कीजिए, कैलेंडर खोल के मत देखने लगना ट्यूसडे था या नहीं था, ठीक है। सो आपका 29 फरवरी 2012 को कौन सा डे होगा? प्लीज एक बार फाइंड कीजिए, जो हमने ऑड डेज वाली बात की थी उस तरीके से एक बार प्लीज इसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, इसको फाइंड करने का बेस्ट तरीका क्या है। आप यहां पे डेज देखिए, कितने डेज हैं? 10 फरवरी से 29 फरवरी तक आप जब जाएंगे तो कितने डेज आएंगे? आप सिंपल निकाल सकते हैं, 29 - 10 = 19 डेज। आपके पास 19 दिन होंगे, ठीक है। आपके पास जब 19 दिन हैं तो उस 19 दिन में आपको ये फाइंड करना है कि ऑड डेज कितने होंगे। सो जब आप ऑड डेज फाइंड करते हैं तो आप डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से 19 को, तो आपके पास क्या बचेगा? आप देखिए, अगर आप 19 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑड डेज कितने आएंगे? 5। तो ये जो 5 आएगा ये आपका क्या आएगा? ऑड डेज आएगा। सो ये जो ऑड डेज आपके निकल के आएंगे, आप उसको ट्यूसडे के बाद प्लस करना शुरू कर देंगे। कैसे? जैसे सपोज कीजिए आपका ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? वेडनेसडे। सो आप पहले लिखेंगे वेडनेसडे, ये एक हो गया ऑड डेज। दूसरे पे क्या हो जाएगा? थर्सडे। तीसरे पे क्या आ जाएगा? फ्राइडे। चौथा अगर ऑड डे काउंट करूंगा तो सैटरडे, और पांचवा अगर ऑड डे काउंट करूंगा तो संडे। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 29 फरवरी 2012 को क्या होगा? संडे। क्लियर? तो जो ऑड डेज आए हैं आपके 5 निकल के, आप उनको इस डे में ऐड कर देंगे। तो आपका जो डेट दी गिवन है वो आपका पता चल जाएगा कि कौन सा डे होने वाला है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये तो हो गई विद इन द मंथ, ठीक है। अब हम मंथ्स को चेंज करते हैं। तो सपोज कि 10 मार्च 2013 को थर्सडे था। 10 मार्च 2013 को थर्सडे था, तो 10 जुलाई 2013 को कौन सा डे होगा? सो 10 जुलाई 2013 को कौन सा डे होगा? सो आपको नॉर्मली क्या करना है, यहां पर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, विद इन द मंथ हम गए थे, तो मतलब फरवरी से फरवरी तक टोटल डेज कितने हो रहे थे, हमने उसको क्या किया? 7 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आपको 10 मार्च से 10 जुलाई तक आपको डेज काउंट करने हैं, और फिर आपको डिवाइड कर देना है 7 से। जो भी ऑड डेज आते हैं उसको हम प्लस कर देंगे थर्सडे के अंदर, ठीक है। तो लेकिन अगर आप एक एक दिन गिनने जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको। अगर आप एक एक दिन गिनने जाओगे, मार्च के 21 दिन गिनोगे फिर, तो आपको लंबा पड़ेगा थोड़ा प्रोसेस, ठीक है। सो आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या है? तो आपके पास कौन से महीने हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड देन जुलाई। मार्च, अप्रैल, मई, हाँ, जून एंड देन जुलाई।
ठीक है। सो मार्च के कितने डेज हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। मार्च में जो दिन होते हैं वो 31 होते हैं। ये जो 10 दिन है यहाँ पर 10 मार्च, ये जो 10 दिन है, ये 10 दिन मैं काउंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये 10 दिन की जो गिवन डेट है वो मुझे पता है कि 10 मार्च को थर्सडे था, मुझे इसके आगे ही जाना है। इसका मतलब 10 मार्च तक की जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास है, लेकिन मुझे 10 मार्च के आगे का ढूंढना है। सो ये जो 10 तारीख लिखी हुई है यहां तक आप काउंट नहीं करेंगे, आपको इसके आगे का ही काउंट करना है। सो अगर मैं इस 10 को निकाल दूं 31 में से, तो कितने दिन बचते हैं, 21 दिन बचते हैं। तो मुझे मार्च के कितने दिन चाहिए, 21 दिन गिनने हैं। ठीक है। सो 21 दिन को अगर मैं गिनूंगा तो 21 ही गिनूंगा, और अगर मैं इसके ऑड डेज को काउंट करूं अगर 21 के, तो मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, और अगर 7 से डिवाइड कर दूंगा तो ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 0। तो मुझे सिर्फ ऑड डेज से मतलब है, मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, और ना ही आपको होना चाहिए। ठीक है। अप्रैल 30 का है, बताया था जब शुरू कर रहे थे क्लास कि जब 30 का डे मतलब 30 का जब होगा महीना, तो उसमें ऑड डेज कितने होंगे, 2। 31 वाले में कितने ऑड डेज होंगे हमारे, 3। फिर जून आएगा, जून कितने का है, 30 का, इसमें कितने ऑड डेज होंगे, 2। ठीक है। आपने जून तक के ऑड डेज लिख लिए, इनके हमने पूरे पूरे दिन इसलिए गिने क्योंकि ये पूरा महीना हम काउंट करने वाले हैं। ठीक है। अब आती है बात जुलाई की। सो जुलाई में आप कहेंगे कि 31 दिन होते हैं तो 3 ऑड डेज होंगे, नहीं। देखो अभी आप यहाँ इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से 3 ऑड डेज सही बैठ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 11 जुलाई कर दूं तो आपका जो ऑड डेज है वो गड़बड़ा जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो डेट दी है आपको जुलाई की, ये जो जुलाई की आपको डेट गिवन है, आपको सिर्फ यहां तक जाना है। जैसे 10 मार्च में हम 10 के आगे आगे गए थे, इसलिए यहां पे भी जुलाई में क्या करना है, सिर्फ 10 तक जाना है, क्योंकि मुझे जितने दिन का निकालना है मैं उतने ही दिन गिनूंगा। तो 10 तारीख तक आपको जाना है। तो 10 तारीख तक अगर आप जाएंगे तो जुलाई के ऑड डेज कितने आएंगे आपके निकलकर, 3, क्योंकि 10 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या पास क्या आएगा, रिमाइंडर 3। लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया हो शायद कि जुलाई है, 3 ऑड डेज होंगे, 31 का महीना, तो आप ऐसा मत करना कि 31 का महीना है तो 3 ही लिखना है। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे 11 लिख देता तो यहाँ पे ऑड डेज 4 हो जाते ना। अगर यहाँ पर 11 जुलाई लिखते तो ऑड डेज यहाँ पर 4 हो जाते, क्योंकि 11 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 4 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 तारीख थी तो इसलिए मैंने 7 से डिवाइड किया और 3 रिमाइंडर मेरा बचा, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। सो आप नंबर ऑफ रिमाइंडर को मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करें, यहाँ पे 5, 7 और 3 10। सो टोटल जो डेज आए मेरे पास ऑड वो कितने आए हैं, 10। टोटल ऑड डेज कितने आए हमारे पास, 10। सो इस 10 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ऑड डेज कितने बचते हैं, अब फाइनल 3 बचते हैं। मेरे पास जो फाइनल ऑड डेज आते हैं वो बचते हैं 3। सो इस 3 को मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस कर दूंगा, +3। तो थर्सडे के बाद 3 प्लस कीजिए, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। सो हमने 3 प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया संडे। सो विद इन द मंथ आपको जाना आ गया, एक महीने से दूसरे महीने में जाना आ गया। अब चलते हैं एक साल से दूसरे साल की तरफ। अब ईयर चेंज करते हैं। अभी तक हमने डेज चेंज की, फिर हमने मंथ चेंज किया, और दूसरे में अब हम एक बार साल को चेंज करते हैं। सो साल को चेंज करते हैं तो सपोज कीजिए आप कि 6 अप्रैल 1997 को संडे था, सपोज कीजिए ऐसा। सो आपको फाइंड करना है कि 6 अप्रैल 1998 को कौन सा डे होगा। 6 अप्रैल 1998 को कौन सा डे होगा। ठीक है। सो हमने शुरू में एक चीज सीखी थी कि जो नॉर्मल ईयर होते हैं उनमें ऑड डेज कितने होते हैं, 1 होता है, और जो लीप ईयर होते हैं उसमें नॉर्मल जो ऑड डेज होते हैं वो 2 होते हैं। लेकिन आप जब बात करेंगे ना नॉर्मल डेज की मतलब ऑड डेज की जब बात करेंगे ईयर में, सो आपको एक चीज बड़ी ध्यान से समझनी है कि जब तक फरवरी आपका पूरा कंप्लीट ना हो, किसी भी ईयर में फरवरी जो है वो कंप्लीट ना हो, तो आप उसके ऑड डेज काउंट नहीं कर सकते, और अगर जा चुका है तो भी काउंट नहीं करेंगे। तो मतलब आपको सिर्फ तब ऑड डेज काउंट करने हैं उस ईयर के जब उसमें आपने फरवरी को इंक्लूड किया है या आपकी गिनती में वो आया है। जैसे सपोज कीजिए यहां पे अप्रैल है, 1997 में अप्रैल से शुरुआत हुई है मेरी, तो इसका मतलब है कि फरवरी जो है वो जा चुका है। सो अगर फरवरी जा चुका है,
अगर फरवरी जा चुका है, मैंने गिनती नहीं की है, फरवरी के दिन मैंने नहीं गिने हैं अपनी काउंटिंग में, सो इसके जो ऑड डेज होंगे 1997 के वो मैं काउंट नहीं करूंगा। सिंपल सी बात कि अगर फरवरी जा चुकी है, अगर फरवरी जा चुकी है तो मैं ऑड डेज काउंट नहीं करूंगा। लेकिन हां, अगर आने वाली है या मेरी गिनती में पूरी फरवरी आएगी, पूरी फरवरी मतलब अगर 28 फरवरी तक की बात है तो मैं पूरी फरवरी अगर गिन रहा हूं तभी मैं ऑड डेज काउंट करूंगा। तो आप सिंपल ये समझिए कि यहां पे मैंने फरवरी को काउंट किया नहीं, तो मतलब 97 के जो ऑड डेज है वो काउंट नहीं होंगे। बात आती है 98 की, तो 98 1 जनवरी से मैंने शुरू किया, ठीक है। अब जब 1 जनवरी से मैं 6 अप्रैल तक आया, 1 जनवरी से मैं 6 अप्रैल तक आया, तो मैं फरवरी के थ्रू आया हूंगा। नॉर्मल सी बात है कि मैं फरवरी के थ्रू आया हूंगा, तो मैंने फरवरी पूरा काउंट किया है अपने इस पूरे टेन्योर में। सो जो 1998 होगा उसकी मैंने फरवरी को काउंट किया है। सो जिस ईयर की मैं फरवरी को काउंट कर रहा हूं उसके ऑड डेज काउंट होंगे, उसके ऑड डेज काउंट होंगे। इसलिए हमने 97 के ऑड डेज काउंट नहीं किए क्योंकि उसमें हमने फरवरी को गिना ही नहीं। और 98 में जो है फरवरी हमारी टेन्योर के बीच में आई है, सो यहां पे 1998 है। 98 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है, 98 जो है एक नॉर्मल ईयर है। सो नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होंगे हमारे, सिर्फ और सिर्फ एक। नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, एक। सो जो ऑड डे होंगे उसको मैं यहां से प्लस कर दूंगा, तो +1 करूंगा तो आंसर में क्या आ जाएगा, मंडे। क्लियर है बात कि आपको कैसे ऑड डेज को काउंट करना है, ठीक है बच्चों। अभी बाकी बहुत कुछ बचता है इसमें क्लास में अभी हमारे सीखने के लिए, कि देखो जैसे अभी हमने ईयर छोटे 1 साल बढ़े हैं, 2 साल बढ़ेंगे, 3 साल बढ़ेंगे, 25 साल 35 साल भी बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद पीछे भी जाएंगे कि अगर जब हम आगे जा सकते हैं तो हम पीछे भी जाएंगे, ठीक है। फिर एक कुछ पर्टिकुलर आपको डेट्स गिवन होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना होता है कि कौन सा डे होगा। सो वो सब चीजें जो है हम अगली क्लास में सीखेंगे बच्चों। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सेशन कैसा लगा और आपको कैसा लगा और कितना समझ में आया। बस इतना आप मुझे बता देना कि आपको कैसा लगा सेशन, ठीक है। सो अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।